अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू सनसिल्क वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर्स, पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। छठा टाकरा आज न्यूजीलैंड और नेदरलैंड के दरमियान देखा गया और आज भी न्यूजीलैंड की जानिब से यकीनी तौर पर कोशिश की गई कि बड़े मार्जिन से मैच जीता जाए, बट 99 रन से ये मैच उन्होंने अपने नाम किया। और उसकी बड़ी वजह यह थी कि एकरमैन की जानिब से अच्छी आज बैटिंग की गई नेदरलैंड की जानिब से। विक्रमजीत सिंह की जानिब से हमें था, एक्सपेक्टेशन थी कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, मगर उस तरह से नहीं चल सके, बजाय इसके कि उनका एक कैच भी आगाज में ही मैच के ड्रॉप हुआ। तो आज का ये दूसरा मैच भी यानी न्यूजीलैंड ने अपने नाम कर लिया, पहले इंग्लैंड को शिकस्त दी और आज नेदरलैंड से भी वो जीत गया है। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। साबिक कप्तान सलीम मलिक साहब और साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब। सलीम भाई, न्यूजीलैंड वर्सेस नेदरलैंड, आज भी वैसे नेदरलैंड ने हमने देखा कि जान मारी है, यानी वो वाली टीम जो कि 36.2 ओवर्स के अंदर इंग्लैंड के उन्होंने अच्छा खासा फेंटा लगाया उस दिन। और हालांकि डिफेंडिंग चैंपियन है इंग्लैंड, और ऐसे लग रहा था कि अगर ये पहले खेलते तो 400 स्कोर भी न्यूजीलैंड की टीम कर जाती, बट उस टीम को उतना स्कोर ना करने देना, 300 कुछ स्कोर पे उनको बाउंड कर देना, काफी अच्छा परफॉर्म किया उस हिसाब से नेदरलैंड। देखें, आज की हम सुबह भी हमने ये बात की थी, आज की विकेट और उस विकेट में बहुत फ़र्क था। उस पिच पे बैट पे बॉल आ रही थी। आज इस किस्म की शुरू में अगर आप देखें, पहले 3 ओवर उन्होंने मेडिन ओवर खेले। क्यों? इसलिए कि वो इस चीज़ से डरे थे कि अगर विकेट्स गिर गई तो हम इतना लंबा स्कोर नहीं कर सकेंगे। और मेरा ख्याल में न्यूजीलैंड बहुत सेंसिबल खेली कि उन्होंने पहले विकेट को चेक किया कि क्या इस पे कितना टर्न है, क्योंकि अच्छी टीम हमेशा विकेट को देखने के बाद डिसीजन करती है। उन्होंने पहले 3, 4, 6 ओवर तक कितना कोई ख़ास स्कोर नहीं था, उन्होंने विकेट रीड किया, उसके बाद फिर उन्होंने जो कहते हैं ना एक्सीलरेटर पे फ्लाइट पकड़ी और 322 तक ले गए। 322 और 322 ऐसी टीम के खिलाफ मेरे ख्याल में बहुत अच्छा स्कोर था, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद देखें, हर वो टीम जो इतनी स्ट्रांग नहीं है उसके लिए बड़ी ही उसकी खुशकिस्मती होती है कि वो टॉस जीत जाए, और उनके पास एक चांस होता है कि ड्यू फैक्टर में वो उसका फ़ायदा उठाएं। मगर आज की ग्राउंड में इतना ड्यू फैक्टर नहीं हुआ जितना कि कल इंडिया के खिलाफ आपको नज़र आया था। तो ये मेरे ख्याल में उन्होंने जो 320 स्कोर किया, आप देखो जो नेदरलैंड की टीम है, इनमें हर रोज़ हर मैच में आप देखिएगा कि एक आध बैट्समैन ही स्कोर करता है। कंसिस्टेंट 2-3 प्लेयर्स जिस दिन उनके स्कोर करेंगे उस दिन वो अच्छी टीम को भी हराएंगे, क्योंकि वो स्कोर रीचेबल होता है। एक टाइम पे लगता है कि ये चेज़ करने जा रहे हैं, पर सडनली उनकी विकेटें हर थोड़े वक्फे से गिरती रहती हैं, जिसकी वजह से वो चेज़ नहीं कर पाते। आज भी वो लग रहा था कि बड़ा अच्छा उनका रिदम जा रहा है, पर मगर साथ उसकी विकेटें गिरती रही हैं। तो ये जिस दिन ये 2-3 प्लेयर देखें, उनके डिलीट ने स्कोर पिछले मैच में किया, आज वो नहीं कर सका। हर दिन आपको नया एक बैट्समैन उनका स्कोर करता हुआ नज़र आता है। तो ये जिस दिन एक टीम एफर्ट नजर आएगी ना आपको, कि इकट्ठे 2-3 यानी पार्टनरशिप नजर आएगी, तो फिर पार्टनरशिप लगाने की कोशिश करते हैं, मगर चूंकि एक्सपीरियंस नहीं है, उतनी स्ट्रांग बॉलिंग जो मैचेस खेल के जीत के आए हैं, जो क्वालिफाई करने के लिए, उसमें शायद इतनी स्ट्रांग टीमें नहीं थी 1-2, मगर इसमें तो देखें हर बंदा प्रोफेशनल हर लाइन पे बॉल करता है, वो आपको वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ का भी पता है। तो वहाँ आके ये थोड़ा सा फंस रहे हैं, मगर बात उधर ही है कि ये 2-3 स्कोर करेंगे जिस मैच में, उस मैच में आप फ़र्क देखिएगा, दूसरी टीम को ले जाएंगे, कोई अच्छी टीम को भी। अच्छा, अब दूसरी तरफ के बॉलिंग की बात करें न्यूजीलैंड की जानिब से, सेंटर ने आज 5 विकेटें ली हैं। स्कोर आखिरी ओवर्स में जाकर उनको कुछ पड़ा, लेकिन उसके बावजूद अच्छी बॉलिंग, यानी बॉल सेकेंड इनिंग में आज हमने देखा कि अच्छा टर्न हुआ है। जी बिल्कुल, और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आस्ता आस्ता ये जो पिचें अपना बिहेवियर चेंज करेंगी, और आपको बाद मैचेस में जो आगे आते जाएंगे उसमें आपको नज़र आएगा कि स्पिन बॉलर ही अटैक कर रहे हैं, जिस तरह आज नेदरलैंड की जानिब से भी हुआ है। और जो न्यूजीलैंड की टीम है उन्होंने भी जल्दी स्पिन बॉलिंग इंट्रोड्यूस करवाई है, और सेंटर जो है वो सबसे बेसिक मेजर बॉलर है न्यूजीलैंड की स्पिन बॉलिंग अटैक में, और वही इनको लीड कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा न्यूजीलैंड के लिए खुश आइंद है कि
वर्ल्ड कप के अर्ली राउंड्स में ही वो अपना उसमें फॉर्म में वापस आए और 5 विकेटें उन्होंने ली हैं। मगर जो चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, उन्होंने अभी तक फर्गूसन को तो डेफिनेट शामिल किया अपनी टीम में, मगर सोडी को अभी तक उन्होंने टीम में शामिल नहीं किया, क्योंकि ये जो विकेटें हैं इंडिया की पिचेस हैं, इसमें मेरा ख्याल है कि जिस टीम का स्पिन बॉलिंग अटैक स्ट्रांग होगा वो आगे जाकर ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। यही वजह है कि जो ये टीमें हैं जिस तरह न्यूजीलैंड है या साउथ अफ्रीका है, इनसे हम हर टूर्नामेंट के शुरू में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम बांध लेते हैं कि ये टूर्नामेंट जीत जाएंगी या बड़ा अच्छा फिनिश करेंगी, मगर ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं कि इनके पास ऐसे मैच्योर स्पिन बॉलर्स हैं नहीं। इनकी नो डाउट के जो तीन ही टीमें ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है या न्यूजीलैंड है, इनका फास्ट बॉलिंग अटैक एक्सेप्शनल है, मगर जो पिचेज हैं उनकी रिक्वायरमेंट स्पिन बॉलिंग है। जिस टीम का स्पिन बॉलिंग अटैक स्ट्रांग होगा और वो अपनी फास्ट बॉलिंग को मदद करेगा, वो टीम एंड पर ज़्यादा सक्सेसफुल होगी बड़ी टीमों के खिलाफ। यही वजह है कि मैं आज सरप्राइज हुआ हूँ कि आज जो स्पिन एक ट्रैक था, मगर उसमें सोडी को इन्होंने नहीं उसमें टीम में सेलेक्ट नहीं किया और फर्गूसन को रखा जो कि फास्टेस्ट बॉलर। नो डाउट उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, मगर जब तक आप अपने जो मेन स्पिन बॉलर्स हैं उनको एक्सपोजर नहीं देंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा बड़ी टीमों के खिलाफ आपका जीतना। इन कंडीशंस में जाके आपको एक्सपोजर देने की जरूरत है। ज़ाहिर कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, तो वहां पे यूज टू हो जाएंगे, तो फिर अगले मैचेस में भी ज्यादा फायदा उसका हासिल कर सकेंगे। मैट हेनरी ने भी आज अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन रचिन पे आ जाते हैं जरा कि न्यूजीलैंड की तरफ से 3 प्लेयर्स ने 50 बनाई है और पहले मैच में अच्छी इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी नॉक खेलने वाले रचिन, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ पे जिनका नाम रखा गया, उन्होंने भी आज 50 की है, उन्होंने भी अच्छा स्कोर किया है। तो एज अ ऑलराउंडर, ये नहीं सिर्फ कि उन्होंने बैटिंग की है, तकरीबन आई थिंक 2 विकेट लेने में कामयाब हुए। दूसरी वाली वो नो बॉल हो गई थी, जो कि मेरा ख्याल में नो बॉल नहीं थी, वो बहुत से लोगों के मुताबिक नहीं थी। एक डिफरेंट एंगल से जब उसको देखा, देखिए इस मैच में वो कंसिस्टेंट स्कोर कर रहा है, 100 किया है, फिर 50 किया है, मगर एक चीज़ जो देखने वाली है, 5 आउट दूसरे बॉलर ने ज़रूर किए हैं, मगर बॉलिंग इसकी अगर आप देखें तो इसने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। रविंद्रा ने बहुत अच्छी उससे बेहतर बॉलिंग की है, मगर बैड लक इसको आउट विकेट्स नहीं मिली, मगर रऊफ इसने कम स्कोर दिया और इसका टर्न भी ज़्यादा हुआ है। तो मेरे ख्याल में उसकी और इसमें फ़र्क ये था कि इसको अगर चौका या छक्का लगा है ना, तो इसने अपनी लाइन नहीं छोड़ी। उसको मैं देख रहा था कि उसको उन्होंने मिड ऑन पे छक्का मारा, उसके बाद उसने पिछला बॉल पाँव में मारा। तो ये एक अच्छे बॉलर की निशानी होती है, जो प्रेशर में जब थोड़ा सा प्रेशर पड़े तो वो अपनी लाइन नहीं छोड़ता। तो अगले मैचों में हम के उसने 5 आउट किए हैं, मगर ये ज़्यादा बेहतर बॉलिंग कर रहा है रविंद्रा और बैटिंग तो वो कर ही रहा है। तो ये आने वाले दिनों में ये इम्पैक्ट प्लेयर के लिए भी रविंद्रा का नाम आज लिया था, मैंने लिया था, आपने लिया था, और वो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई नहीं। मगर बात ये है कि ये देखें, बड़ा प्लेयर वही होता है जो कंसिस्टेंट हो। तो ये वो वाहद प्लेयर है जो आने वाले दिनों में मेरा ख्याल न्यूजीलैंड के लिए बड़ा अच्छा बैट्समैन साबित होगा। ठीक हो गया, एक अच्छा बैटर बहुत अच्छा साबित हो सकता है और साथ ही साथ एक अच्छा स्पिनर भी साबित हो सकता है। ऑलराउंडर, यानी एक अच्छा ऑलराउंडर जो है वो रचिन रविंद्रा साबित हो सकता है। मैट हेनरी ने आज तकरीबन 8.5 ओवर कराए और 40 स्कोर उनको पड़ा, 3 विकेटें निकालने में वो भी कामयाब हुए। आज स्पिनर्स को तो आपने जिस तरह से कहा कि काफी फेवर किया है पिच ने, विकेट ने, लेकिन फास्ट बॉलर्स को भी क्या उसी तरीके से फेवर हुआ है? देखिए, फास्ट बॉलर में ये है कि जो एक्सपीरियंस है और जो वेरिएशन के साथ बॉलिंग करता है वो इन पिचेस पर सक्सेसफुल होगा। और मेरा ख्याल है कि जो हेनरी हैं वो न्यूजीलैंड की जो फास्ट बॉलिंग अटैक है उसको लीड कर रहे हैं इस वक्त। पूरे टूर्नामेंट में जो सबसे एक्सेप्शनल बॉलिंग कर रहे हैं वो मैट हेनरी। इन्होंने लास्ट मैच में भी 3 विकेटें ली थी और इस मैच में भी इन्होंने 3 विकेटें ली हैं और बहुत ज़्यादा वेरिएशन के साथ। इनको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है इन पिचेस के साथ कि कहाँ पे वेरिएट करना है, कहाँ पे स्लो बॉल करना है, किस लेंथ पे बॉल करना है और किस तरह बैट्समैन को डिसीव करना है। क्योंकि आपने इस मैच में देखा था, इसमें जो मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के, उसके बाद जो साउथ अफ्रीका के मैच में जॉनसन और रबाडा ने इन्होंने और उसके बाद एक और पार्थी राणा है जो श्रीलंकन है। ये 4 ऐसे बॉलर हैं जो 90 माइल्स की स्पीड से बॉलिंग करते हैं, मगर इन सबको रन्स कंसीड हुए, 90 से ज़्यादा इनको रन्स पड़े हैं। उसके बाद ये हेनरी, इनकी पेस उनसे कम है, मगर ये वेरिएशन के साथ बॉलिंग करते हैं, इसीलिए ज़्यादा सक्सेसफुल है। इनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी अच्छा है और उसके बाद जो इनकी एवरेज है वो भी इन चारों बॉलर से बेहतर है। तो ओवरऑल अगर इस टूर्नामेंट में देखें तो अभी तक जो हेनरी है वो सबसे सक्सेसफुल बॉलिंग, यानी फास्ट बॉलिंग में आप अगर वेरिएशन दिखाएंगे तो तब ही आप कामयाब होंगे। ले जी, आज हमने इस मैच को तो डिस्कस कर लिया, आज की ट्रांसमिशन में पोस्ट मैच में हमने और काफ़ी चीज़ें
डिस्कस करनी है, यानी ज़ैनब अब्बास का अचानक से इंडिया से दुबई चले जाना, क्यों वो चली गई, इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ इंजरीज के ऊपर हमने बात की थी, कुछ हमारे प्लेयर्स की, उस हवाले से पीसीबी की जानिब से एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है, उसको भी आज डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। और साथ साथ जो वीज़ाज नहीं मिल रहे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को और क्रिकेट शायकीन को, उस हवाले से भी एक अपडेट आई, आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ ही रहेगा। तैयार है, तैयार है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, पहले अच्छी खबर एक आपको दे देते हैं, क्योंकि आगे जो खबरें हमने डिस्कस करनी है वो इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप चाहते हैं ग्रैंड प्राइज जीतना तो अभी जाएं sparks.pk वेबसाइट पर, वहां पे जाके स्मार्टफोन या कोई भी मोबाइल एसेसरी अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आप ग्रैंड लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे, और जिस दिन वर्ल्ड कप का फाइनल होगा ग्रैंड प्राइज जीतने का मौका आपको मिल सकता है, तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। अब जरा आ जाते हैं जी खबरें जो अच्छी नहीं है। वो खबर आई बड़ी अजीब और गरीब किस्म की खबर कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक ऐसा मुल्क जहां पे एक इंटरनेशनल इवेंट होस्ट हो रहा है, वो मेजबान है और अपने मेहमान के साथ वो ये सलूक कर रहे हैं कि कोई भी उठ के बंदा आके किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाएगा, आप बगैर तहकीक के उसको बुली करना शुरू कर देंगे, हैरास करना शुरू कर देंगे। ना सिर्फ यहां पे बात रुकेगी, उसको डेथ थ्रेट्स देना शुरू कर देंगे, और उस शख्स को, उस मेहमान को, उस मेजबान की हरकत की वजह से मुल्क छोड़कर जाना पड़ रहा है। अभी टूर्नामेंट शुरू हुआ है। ज़ैनब अब्बास की मैं बात कर रहा हूं, जिनके खिलाफ कुछ पिटिशंस दायर की गई और कहा गया जी कि इन्होंने हमारे धर्म की ये कर दी, बेइज्जती कर दी, ऐसे हो गया। 2014 की कुछ ट्वीट्स की बात की जा रही है। अभी तक ये नहीं पता कि वो ट्वीट्स ठीक है या नहीं। ये इल्जामात पर ये सलूक जो है ज़ैनब अब्बास के साथ किया गया है। क्या इंडिया पहले भी प्लेयर्स के साथ जब आप लोग जाया करते थे यही सलूक रवा रखता था? देखें, ये दूसरा मेयार है। आप देखें कि ये कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान को ये कहते हैं कि दहशतगर्द मुल्क है। कहते हैं हमने यहाँ पे नहीं आना, सिक्योरिटी थ्रेट्स है, तो हमारी वहां पे देखिए क्या हुआ। अपने मुल्क को ठीक नहीं कर सकते। देखें आप सर, एक खातून के साथ ये किया है इन्होंने। मेरा ख्याल है ज़ैनब ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। देखें, उसके साथ ये कोई भी बदतमीजी कर देता या किसी किस्म का भी हादसा होता तो इंडिया ने कहना था क्राउड में से किसी ने कर दिया, हम क्या कर सकते हैं। मुझे याद है कि जब हमारे आर्टिस्ट वहाँ जाया करते थे तो आपको याद है, अब हमारा कोई आर्टिस्ट वहाँ नहीं जाता, वरना उनके मशहूर बड़े प्रोग्रामों में कपिल के इधर उधर बहुत सारे प्रोग्रामों में हमारे आर्टिस्ट जाया करते थे। उनको मारा गया वहाँ, आपको पता है उनके साथ बड़ी बदतमीजी की गई थी, उनको मारा गया। फिर हमने बिल्कुल टोटल वहाँ जाना बंद कर दिया था। और मेरे ख्याल है ज़ैनब के बैक ऑफ द माइंड ये भी होगा कि उनके साथ भी बदतमीजी हुई थी, तो ये तो एक मतलब रवायत कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब अगर कभी पाकिस्तान इंडिया आए तो हम पुरानी कोई चीज़ उठा के कह दें कि फ़लाँ बंदे ने ये किया था, अब हम इसके खिलाफ। अच्छा, और जबकि ये बात की जा रही है, ऐसा नहीं था कि ज़ैनब तब से प्रोफेशनली इस तरफ आ गई हुई थी, तब तो वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी नहीं थी, तब तो उनके करियर का आगाज भी नहीं हुआ था। ये मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो ट्वीट्स किए हैं वो साबित हो गई हैं कि उन्होंने किए हैं। अभी ये भी एलिजेड ट्वीट्स हैं, यानी कंफर्म नहीं हुआ कि ये ट्वीट्स उनकी हैं या नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ट्वीट्स थी और वो डिलीट कर चुकी हैं, और वाकई अगर थी और वो डिलीट कर चुकी, इसका मतलब कि भाई उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, उन्होंने डिलीट कर दी। मगर ये कैसे मेहमान की मेजबानी करने वाले लोग हैं कि इवेंट कराने होस्ट बड़े बड़े, लेकिन अपने मेहमान के साथ ये सलूक करना। अली, मेरा ख्याल में इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी ना वो आईसीसी की भी बनती थी कि उनको। आईसीसी अभी तक आपके वीजे तो निकलवा नहीं सका है, तो आईसीसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? यही तो बात है कि जब आईसीसी किसी चीज़ पे आपका साथ ही नहीं दे रहा, तो मेरे ख्याल में ज़ैनब ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि ये हमें वीज़े तक तो दिलवा नहीं सकते। आईसीसी की इतनी पावर तो है नहीं अगेंस्ट इंडिया के वो हमें वीज़े मिल जाएं। हमारे लोग नहीं जा सकते, आप लोग नहीं जा सकते। तो उसने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि उसने कहा कि इससे पहले कि मेरे साथ कोई हादसा हो मैं यहाँ से निकल जाऊं। और मैं तो हैरान हूँ कि इतने कोई वेले किस्म के लोग हैं वहाँ पे कि एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट का, उसने ज़ैनब के खिलाफ जो है, ज़ैनब अब्बास के खिलाफ ये सारी रिसर्च बेस्ड 2014 से क्या स्टॉक कर रहा था। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ, निकाल के आप देखें कि ये पुराने जो ट्वीट्स या जो पुरानी खबरें निकाली हैं, आप देखें जो पॉलिटिशियंस हैं दोनों कंट्रीज़ के, या जो आपके ये जो होते हैं डिप्लोमेट्स, और उसके बाद जो आपके ये फनकार हैं,
ये कितने एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, फिल्में बनाते हैं और काफ़ी चीज़ें करते हैं, मगर उसके बावजूद जो बायलैटरल इनके जो टूर्स हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, वो चलते रहते हैं, कोई इशू नहीं होता, कोई किसी के खिलाफ FIR नहीं दर्ज करवाता या कोई पुरानी चीज़ें नहीं निकाल के लाता कि ये और अगर ऐसा कोई मामला था तो आपको वीजा ही नहीं जारी करना चाहिए था, और ICC आपसे प्रोटेस्ट करते पहले ही कि पैनल में ये नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है, सीधी सी बात है। लेकिन जब एक बंदा आ गया है, आप उसको डेथ थ्रेट्स दें और उसके बाद वो अपनी जान देखिए हमारे टोटल कितने बंदे वहां पर गए हैं, ना आप पाकिस्तान टीम को वीजा सही तौर पे जारी कर रहे हैं, वार्म अप मैच से एक दिन पहले उनको वीजा जारी किया, ना आपने किसी जर्नलिस्ट को जारी किया, ना आपने किसी क्रिकेट के शायकीन को वीजा जारी किया, ठीक है। जो 2-4 बंदे वहां पे गए हैं बेचारे अपने तौर पे, कोई ICC के थ्रू गया, कोई कमेंट्री करने के लिए गया, वो इतने इनसिक्योर हैं कि आप उनको डेथ थ्रेट्स और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा रहे हैं ताकि, और उनमें से भी और ये लगातार जा रहे हैं। हम तो यहाँ पे उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंडियन मीडिया में ये लगातार रिपोर्ट हो रहा है कि वहां पर जो पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद है उनको कितने ज्यादा डेथ थ्रेट्स मुसलसल जो है वो दिए जा रहे हैं। और हमने यहाँ पे मामला टेकअप किया हमारे दफ्तर खाजाना कि इनको जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड की जाए। लेकिन कितना सलीम भाई, कितना दोहरा में आ रहा है कि अभी वो सनी देओल साहब आए थे हमारे करतारपुर राहदारी दौरा करने के लिए, कितना प्रोटोकॉल हम देते हैं, ना सिर्फ प्रोटोकॉल, हमारी अवाम कितना प्यार देती है, कितनी, और इनकी आप फिल्में उठा के देखें तो पाकिस्तान मुखालिफ है सारी, तो हम उस बुनियाद पे क्या कहें कि जी यहाँ पे हमने इनको छोड़ना ही नहीं, आके दिखाएं FIR यार हमें और उनमें यही फ़र्क है कि हम हमेशा बड़े दिल के साथ इनको वेलकम करते हैं जब भी आते हैं, मगर इनका मैंने देखा है कि ये अगर आप इनके TV चैनल्स देख लें, इनकी न्यूज़ देख लें, इतना बुरा भला ये पाकिस्तान के बारे में कहते हैं। आपको याद है आपने कहा था कि टीम कौन सी जीतेगी, तो मैंने कहा था ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। उसकी रीज़न ये थी कि ये जितनी बुरी बातें हमारे पाकिस्तान के लिए करते हैं, एज ए स्पोर्ट्समैन हम नहीं कर सकते, हम कर ही नहीं सकते यार, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि स्पोर्ट्स को सियासत के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और हमारी यही कोशिश होती है कि हम ना दोनों चीजों को ना जोड़ें, लेकिन फिर ये इस तरह की देखें ना, अब जो आज ये एजेंडा बनाकर चलते हैं। आप देखिए कि हमारा जो चेयरमैन पाकिस्तान के अभी इनके जो अच्छा, 2 लोग आप मुझे बताएं, आपके जो एहसान मानी साहब की जो बात है कि आप देखें, एहसान मानी साहब से आपके हमारे अपने इख्तिलाफात हो सकते हैं कि ये काम आपने पहले क्यों नहीं किए, लेकिन अब इस सिचुएशन में कि देखें आपके लोगों के साथ वहां पे वो क्या सलूक कर रहे हैं, तो क्या वाकई आपकी टीम को ये सोचना नहीं चाहिए कि भाई ना आपके सहाफ़ियों को वीज़ा जारी हुए, ना आपके क्रिकेट शायकीन को वीज़ा जारी हुए, टिकटें आपने सारी बेच दी हैं वहाँ पे, और अब जो है हमारी टीम वहाँ पे मौजूद है मैच खेलने के लिए। अगर टीम वापस आ जाए, थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है कि नहीं होती? देखें, मेरा ख्याल है कि बड़ा स्ट्रांगली इसका जो प्रोटेस्ट है ना, इसको रिकॉर्ड करवाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को वीज़ा नहीं जारी कर रहा, बाकी आपने किसी को क्या जारी करना है। और उसमें ये देखें कि जो अभी इनका जो वफ्द आया था, ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन और ये दूसरे आए थे, हमारे जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के ज़का अशरफ है, उनको अपने घर लेके गए, उनको इस तरह VIP प्रोटोकॉल दिया जिस तरह के वो इंडिया का कोई प्रेसिडेंट या इवन अमेरिका का प्रेसिडेंट यहाँ पे आ गया, और उन्होंने अपने मुंह से तस्लीम किया कि भाई हमने अपनी जिंदगी में इतना किसी जगह पे इतना प्रोटोकॉल और हाँ, इतना वेलकम नहीं देखी। और अब बदले में आप क्या दे रहे हैं? वो बेचारा हमारा चेयरमैन है, आप उसको वीज़ा ही नहीं दे रहे। आज उसने जो पाकिस्तान का वो फॉरेन मिनिस्टर है, उसको उन्होंने बताया जी कि मुझे भी वीज़ा इशू नहीं कर रहे, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रांगली पुट अप करें। नहीं, लेकिन वो ऐसे लगता है कि ये जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है ये बस नाम के हैं BCCI के, असल तो जो सेक्रेटरी साहब बैठे हैं ना, जय शाह, अमित शाह साहब के जो बेटे हैं, वो मुझे लगता है BCCI असल तो वो चला रहे हैं, बाकी तो कोई डमीज इन्होंने रखी हुई है। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, ये तो जाहिर है ये वाली इस तरह की चीजें हैं कि हम ये तो रोज कोई ना कोई खबर इंडिया से इस तरह की भयानक किस्म की खबर जो है मिसमैनेजमेंट को लेके रोजाना की बुनियाद पर आ रही है, और हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, जैसे कि इंजरीज के हवाले से एक स्टेटमेंट जो है वो जारी की गई है PCB की जानिब से, और 3 हमारे बॉलर्स ऐसे फास्ट बॉलर्स, एहसानुल्लाह, आपके मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, जो स्टेटमेंट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि एहसानुल्लाह की जो इंजरी थी, कोहनी में उनको मसला निकला था, उनका यहीं पे इलाज कर लिया गया। दूसरा, उनकी जानिब से कहा गया मोहम्मद हसनैन का जब मसला निकला CPL में, तो इंग्लैंड में उनका इलाज हुआ। तीसरा, नसीम शाह का जब मसला निकला शोल्डर का, तो उनका जो इलाज है वो कहाँ किया गया, ये उन्होंने इस प्रेस रिलीज में नहीं लिखा, लेकिन उनका भी इलाज बाहर हुआ। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही होगा आपसे कि ये जो तफरीक है कि अगर एहसानुल्लाह की इंजरी होती है तो उनका पाकिस्तान में इलाज होगा, लेकिन नसीम शाह की जब इंजरी होगी तो उनको पहले दिन ही बाहर भेज दिया जाएगा, तो ये क्यों है? देखिए, इसमें सबसे पहले आ जाता है शाहीन शाह का। शाहीन शाह को लेगामेंट इंजरी हुई, बिल्कुल अर्ली स्टेज की थी, उसको खिलाते रहे साथ, और उसको पहले इंग्लैंड लेकर चले गए, फिर हॉलैंड के टूर पर वहाँ से दुबई लेके गए। 4 महीने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट थी,
उनको पता चला है कि इसका जो लेगामेंट है वो टेंडन से नीचे से इंजर्ड है और अब इसको बगैर ऑपरेट के जो सर्जरी है उसके बगैर इसका इलाज नहीं हो सकता। तो फिर वहाँ से उनको वापस पाकिस्तान भेजा, फिर वो अपने खर्चे पे वापस गए, इंग्लैंड गए, अपने वहाँ खर्चे से पे शाहिद गए। अफरीदी हाँ ने जी। बहुत ज़्यादा शोर मचाया बिल्कुल। और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको ऑन किया और उनका इलाज शुरू हुआ और हम वर्ल्ड कप उस वजह से हम जो लास्ट वर्ल्ड कप था वो हार गए। अच्छा, वैसे ठीक है कि हमारे मुल्क में एक इकोनॉमिकल एक क्राइसिस तो है, लेकिन पीसीबी के मेरा ख्याल है पीसीबी का कोई क्राइसिस नहीं चल रहा, जितना पीएसएल से स्पॉन्सर से इधर उधर से पैसे सर कमा लेते हैं, तो क्या अपने प्लेयर्स का अच्छा इलाज नहीं करवा सकते? और जब करवाने आते भी है तो फिर हाँ यार इन्हों बाहर भेज दो, ऐसा ऐसे करा लो। मैं आपको बताऊं जी, एक हमारे फास्ट बॉलर गुजरे हैं मोहम्मद जाहिद, क्या बॉलर था जी। पाकिस्तान में, क्या दुनिया में इतना बहुत तेज़ बॉलर था ना हमारा पाकिस्तान का। और ऐसा बॉलर बहुत सदियों में पैदा होते हैं। रऊफ को पता है, चूंकि रऊफ खुद फास्ट बॉलर है, कि वो कितना खूबसूरत उसका एक्शन और कितना खूबसूरत बॉलर था, शुएब अख्तर से तेज थे वो। जिसके अच्छा, हाँ। बारे में लारा ने कहा था कि ये बाकी बॉलरों से 1 यार्ड तेज़ है। हमारे एक पीसीबी के चेयरमैन हुआ करते थे, जब वो इंजर्ड हुआ तो वो बेचारा इंग्लैंड में लोगों से पैसे मांगता रहा कि मेरा इलाज करवा दो, बैक इंजरी थी, उसका इलाज नहीं करवाया गया। और उस वक़्त ये देखें कितनी बड़ी ज़्यादती थी। और मैं नाम भी ले देता हूँ, उस वक़्त माजिद खान साहब थे, उन्होंने उनका इलाज नहीं करवाया, जो कि मैं आज तक इस चीज़ को रिग्रेट करता हूँ कि यार हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा था। मुझे याद है कि श्रीलंका हमारा मैच हो रहा था फैसलाबाद में, वकार और वसीम दोनों खेल रहे थे, इसने 12 आउट किए थे उन दोनों के होते हुए, ईच इनिंग 6-6 आउट किए थे। और वकार और वसीम का बॉल मोइन यहाँ से पकड़ रहा था और इसका यहाँ से पकड़ रहा था डेड विकेट पे। कितना वो इस लेवल का बॉलर, इस लेवल का बॉलर था। और हमारे सिर्फ एक बंदे की वजह से उस पाकिस्तान का इतना बड़ा असासा ज़ाया हुआ था। तो ये जो डबल है ना स्टैंडर्ड, ये पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। देखें, जो भी पाकिस्तान के लिए खेलता है ना, जो भी प्लेयर है, वो छोटा है या बड़ा है, ये क्रिकेट बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ फेवरेटिज्म रऊफ है जो ख़त्म नहीं हो सकती। फेवरेटिज्म है जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि सलीम मलिक जैसे साबिक कप्तान जो हैं वो ये बैठ के इस प्रोग्राम के तवसत से ये बात कर रहे हैं कि फेवरेटिज्म है, और ये ऐसा लगता है कि ख़त्म शायद ना हो। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे। कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान का, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। क्या उसी टीम के साथ मैदान में उतरेंगे या कुछ तब्दीलियां देखने को मिलेंगी? क्या कहना है एक्सपर्ट्स का? ब्रेक के बाद तैयार है, तैयार है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान का दूसरा टाकरा होगा कल वर्सेस श्रीलंका। अहम मैच हो सकता है क्योंकि हमें याद है जो रिसेंट हमारा मुकाबला था वो था एशिया कप में और पाकिस्तान वो मैच हार गया था श्रीलंका से। लेकिन क्या वही हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी क्योंकि टीम तो हमारी वही है, या फिर कुछ चेंज हमें नजर आएगा? एक्सपर्ट्स हमारे साथ ही मौजूद। सलीम भाई, पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज हमने देखा कि प्रैक्टिस आज भी की, ऑप्शनल डे था लेकिन आज भी प्रैक्टिस की है पाकिस्तान की तरफ से। आपने कहा कि करनी चाहिए, अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। आज अब्दुल्ला शफीक और इमाम को उन्होंने प्रैक्टिस कराई है। वैसे फ़खर नीदरलैंड के मैच में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन आज अब्दुल्ला से भी प्रैक्टिस काफ़ी करवाई है। तो आपको क्या लगता है कि वर्सेस श्रीलंका आपको अपना वही स्क्वाड उसी के साथ जाना चाहिए या कोई तब्दीली होनी चाहिए स्क्वाड में? देखिए, जब आप मैच जीतते हैं ना तो मेरा नहीं ख्याल कि टीम चेंज करते हैं, कोई भी कप्तान होएगा ना। और स्पेशली हमारे तो टीम कभी भी, अनलेस कि आप बहुत बिल्कुल ही अनफिट कोई प्लेयर हो जाए तो जब ही चेंज करते हैं, अदरवाइज बड़ा। आपको लगता नहीं हमारे ओपनर जो हैं जिन पे बहुत ज्यादा तनकीद भी इसलिए हुई क्योंकि वो परफॉर्म कर ही नहीं रहे? उन्होंने वर्ल्ड कप के पहले मैच में नीदरलैंड की टीम उसके खिलाफ भी परफॉर्म नहीं किया, तो वहां पे तब्दीली बनती है, जरूरी होगी, लाजमी होगी। वैसे वो जो आपने कहा ना कि अब्दुल्ला को प्रैक्टिस करवाई गई है, तो ये हर प्लेयर अपनी मर्जी से जाके प्रैक्टिस कर सकता है। 16 गेम है, कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। मगर हो सकता है जो आप सोच रहे हैं वैसा ही हो कि शायद उनको प्रैक्टिस इसलिए करवाई गई है कि वो अगला मैच खिलाना हो। अगर उनके साथ देखें ना, प्रैक्टिस दूसरा बंदा कौन कर रहा है? इमाम, दोनों ओपनर। तो इमाम फिर ना जाता ना अगर उसने खेलना होता। तो इस मतलब ये है कि आप 16 में से कोई भी जिसका दिल कर रहा है, उन्होंने रखा था कि कोई भी जाके जिसको लाइट प्रैक्टिस करनी है वो कर सकता है।
तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चेंज करेंगे। अली जो आप सोच रहे हो वो होना नहीं है। अच्छा, जो मैं सोच रहा हूँ होना नहीं है, ठीक है। सलीम भाई को तो लग रहा है कि शायद वही स्क्वाड होगा, लेकिन मेरा ज़हन ना वहीं पड़ा हुआ है कि आप फ़खर को अगर इतने चांसेस दे सकते हैं, बार बार चांस दे रहे हैं, 11 मैच पहले थे और अब हो गए 12 मैच, और 19 की भी एवरेज अब नहीं रही है फ़खर की 12 मैचेस के अंदर। तो जब आपकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी के साथ हो, तो फिर आप दूसरे प्लेयर्स को मौका दे दें। ठीक है, एक दो मैच अगर उनके भी जाते हैं, तो ये क्यों होता है कि ऐसे प्लेयर्स को आप बार बार मौका देते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा प्लेयर आप लाएं और एक ही मैच में वो ना चले, आप उसको बेंच पे लंबा बिठा देते हैं और दोबारा टीम में नहीं डालते? देखिए, इसकी बेसिक वजह यही है कि उनका कॉन्फिडेंस उस प्लेयर पर नहीं होता, और मेरा ख्याल है कि यही तो हमारी डिबेट है कि जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आप क्यों उनको साथ लेकर जाते हैं। आपको कम से कम बेंच स्ट्रेंथ में वो लोग रखने चाहिए जिन पे आपका फुली कॉन्फिडेंस हो कि हम उनको मैच में खिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। सेम ये वही पोजीशन है कि जब आपके नसीम शाह इंजर्ड हुए एशिया कप में, तो आपका बॉलर बाहर बैठे हुए थे, मगर आपका उन पे कॉन्फिडेंस नहीं था। आपने 2 नए बॉलर पाकिस्तान से मंगवाए हैं, और ऐसे लगा कि कोई न्यूबीज खेल रहे हैं कि वो पूरी आपकी बॉलिंग लाइन ऐसे लगा लड़खड़ा गई उसके बाद जब नसीम इस पे मुझे एक वाकया याद आ रहा है, अगर आप इजाजत दें तो मैं सुना दूं। यार, ये कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप अच्छा स्कोर नहीं हो रहा होता ना, तो आप खुद नहीं कह सकते कि मुझे ड्रॉप ना किया जाए। वो बेचारा इतना अंडर प्रेशर आया होता है कि 12 मैच जैसे आप बता रहे हैं उससे स्कोर नहीं हो रहा, तो वो कह नहीं पाता। मुझे याद है कि स्किपर के ज़माने में मंसूर अख्तर हुआ करते थे। मंसूर अख्तर पे उनको बड़ा कॉन्फिडेंस होता था, और वो जो भी करता था वो कहते थे कि ये बड़ा प्लेयर है, इसको खिलाना है। और मैं मंसूर अख्तर का रूममेट रहा हूँ, तो मुझे याद है मंसूर अख्तर का कहता था, खुदा के लिए इनको कि मुझे मैच ना खिलाए, मेरे से नहीं खेला जा रहा। मतलब अंडर प्रेशर आके ना कि उस बेचारे से स्कोर नहीं हो रहा, हर मैच में वो आउट हो जाता था जाके। मगर स्किपर को ये कह रहे कि शायद फ़खर के ज़हन में कोई ऐसी बात चल रही है, लेकिन उनके ऊपर कॉन्फिडेंस इतना कह नहीं सकते। बंदा बड़े मैच का प्लेयर है। हम फ़खर के हवाले से बड़ी देर से ये बात सुन रहे हैं, बड़े मैच का मैं आपको बताऊं कि वो कई दफ़ा प्लेयर भी चाह रहा होता है कि यार मैं किसी तरह रेस्ट कर लूं, और उससे फ़ायदा ये होता है कि नए आने वाला प्लेयर चूंकि वो अंडर प्रेशर नहीं होता, वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर देता है। तो ये चीज़ें जो है ना, कई दफ़ा प्लेयर कह भी देते हैं, मगर कुछ प्लेयर फिर डर के नहीं कहते कि यार मुझे कई टीम से ना बाहर निकाल। लेकिन इसमें सलीम भाई एक बात है कि जो आपके कंसर्न है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो एशिया कप में इन्होंने इमामुल हक को बाहर बिठाया था और अब्दुल्ला शफीक को फ़खर ज़मान के साथ ओपन करवाई थी, और अभी मेरा ख्याल है कि जो कल का मैच है उसमें ये फ़खर ज़मान को ड्रॉप करेंगे और इमामुल हक के साथ गो के इमामुल हक भी काफ़ी देर से आउट ऑफ फॉर्म है, उन पर भी रन ड्यू हैं, वो स्कोर नहीं कर रहे। मगर कल के मैच में मेरा ख्याल है कि अब्दुल्ला शफीक इमामुल हक के साथ ओपन करेंगे। आपके कंसर्न बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यानी आपको लगता है कि ये तब्दीली यहाँ पे देखने में आएगी। दूसरा जो कंसर्न था शुरू से, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जब आपके कैप्टन खुद तस्लीम कर रहे थे इस बात को कि शादाब इज नॉट इन हिज राइट फॉर्म, तो शादाब अगर फॉर्म में नहीं है कि वो एज अ बॉलर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बैटिंग में उन्होंने हमने लास्ट मैच में देखा कि स्कोर तो किया, लेकिन उसामा मीर बेंच पे हैं। क्या लगता है सलीम भाई, आप कप्तान क्योंकि रह चुके हैं, आपके ऊपर ये वक्त आए और आपका पता है कि आपको शादाब कल के मैच में खास तौर पे ये सेम ग्राउंड होगा जहां पे मैच होगा, और आज हमने देखा सेकंड इनिंग में भी स्पिनर को काफी एडवांटेज रहा है, तो एक अच्छा स्पिनर जो कि ज्यादा टर्न कर सके, बॉल को अच्छी जगह पे प्लेस कर सके, मेरा ख्याल है जो हमने वार्म अप मैचेस देखे हैं उसामा मीर ने शादाब से तो ऑब्वियसली बेहतर परफॉर्म किया है। देखिए, अगर आप मुझ पे डाल रहे हैं, मैं खुद नहीं बात कर रहा कि अगर मैं होता तो मैं शायद बहुत पहले चेंज कर चुका होता। अच्छा, क्योंकि जो मुझे नज़र आ रहा है, देखिए ये विजन की बात है, आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, एक बंदे से बॉलिंग नहीं हो रही और आप ज़बरदस्ती उसको टूर करवाए जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है मैं 2 टूर पहले ही उसको बाहर बिठा देता कि जाके प्रैक्टिस करो, फर्स्ट क्लास मैचेस खेलो, अपनी फॉर्म वापस लाओ और फिर टीम में आओ। तो ये चीज़ जो है ना, ये डिपेंड करता है कि आप स्ट्रांगली स्टेप लेते हो कि नहीं लेते। मेरे ख्याल में आपने अभी जो बात की थी ना कि अब्दुल्ला प्रैक्टिस करने आए हैं, क्या उसामा आज प्रैक्टिस करने आया है? शायद हम उसी से अंदाजा लगा लेते। अच्छा, तो तस्वीर जो मैंने देखी अब्दुल्ला की देखी, उसामा की नहीं देखी। वैसे देखनी चाहिए थी, फिर पता चल जाता है कि शायद उसामा अगर प्रैक्टिस करने उसामा से तो वार्म अप मैच में भी बहुत सारी बॉलें कराई थी। शादाब खान को आपने खिलाया नहीं कि एक्सपोज ना हो जाए आपकी बॉलिंग, लेकिन देखें जो शादाब खान है उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया हुआ है कैप्टन ने, और जो सबसे बेसिक चीज वही है कि जब जो आपके बेंच स्ट्रेंथ है उस पर कैप्टन और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस का कि इतने कॉन्फिडेंस आपका पीछे आपके ऊपर एतमाद जाहिर किया जा रहा है, लेकिन आपका जो बॉडी लैंग्वेज इन द ग्राउंड है
वो विनर्स वाला बॉडी लैंग्वेज नहीं है शादाब के हवाले से, कि मैं नहीं कह रहा, कमेंटेटर जो कमेंट्री कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि यार ये इस बंदे की बॉडी लैंग्वेज को क्या हुआ है? बॉडी लैंग्वेज आएगी आपकी परफॉर्मेंस से, वो आपकी फिटनेस से आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं आएगी कि आप कोई बॉडी बिल्डर हैं या आप बड़े वेल बिल्ड हैं तो उससे आपकी बॉडी अच्छा लैंग्वेज भाई, टाइम की कुछ कमी है तो मैंने एक चीज बड़ी अहम यहाँ पे डिस्कस करनी है, वो बाबर आजम के हवाले से है। अभी मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले सिकंदर बख्त, क्योंकि उन्होंने आई थिंक क्रिकेट भी खेली है कुछ, लेकिन ज्यादा उन्होंने तज्जिया किया है टीवी पे एज एक्सपर्ट स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का, तो वो कहते हैं जी कि बाबर आजम से ज्यादा इनसिक्योर प्लेयर मैंने नहीं देखा है। तो कैसे देखते हैं आप इस बयान को? ये उन्होंने कहा है सिकंदर बख्त कह रहे हैं कि बड़े इनसिक्योर प्लेयर है बाबर आजम। कि अब मुझे नहीं सेंस आ रही कि एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर दुनिया में उसको नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग में कोहली के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो सिक्योर किसको कहते हैं ये पता नहीं उन्होंने किस सेंस में कहा। अच्छा, इरफान पठान, उधर स्टार स्पोर्ट्स की ट्रांसमिशन चल रही होती है, इरफान पठान सारे प्लेयर्स को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंडियन के साथ कंपेयर कर रहे थे। एक बंदे ने उठ के कह दिया कि अच्छा आप विराट कोहली और बाबर को कंपेयर करना भूल गए। उन्होंने कहा वो मैंने इसलिए नहीं किया कि इस वक्त नो डाउट के स्टैट्स अगर आप देखें तो बाबर इज बेटर देन कोहली। तो ये वो कह रहे हैं। ये देखें, बात ये है कि ये देखना ये चाहिए कि कौन बात कर रहा है। अगर तो कोई बैट्समैन इस किस्म की बात कर रहा हो ना, उसके अंदर बहुत एक ऑर्डिनरी से ऑलराउंडर थे जिन्होंने 24-25 मैच खेले हुए हैं, और उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आपने उस प्लेयर के बारे में जो जिसकी दुनिया मोतरिफ है, जिसके सारी दुनिया तारीफ करती है और पाकिस्तान का नाम है, उसके बगैर आपकी टीम कंप्लीट नहीं होती। तो मेरे ख्याल में सिकंदर को ये बात करनी नहीं चाहिए थी। ऐसी बात किसी प्लेयर को, देखें आम एक छाबरी वाला या वैसे I don't know एक दुकानदार ऐसी बात कर सकता है, एक स्पोर्ट्समैन जिसने खुद क्रिकेट खेली हो और उसने ऊंच नीच देखी हो कि क्रिकेट में अच्छा भी दिन आते हैं, एक बात बताइए कि उसको ऐसी बात नहीं करनी ऐसा होता है कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर आपको मौका मिल रहा है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है कि बाबर के बारे में ऐसा लगता है कि वो हाथ धो के पीछे नहीं पड़ जाते सिकंदर भाई, बाबर को लेके इस तरह की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है वैसे कि यार बाबर इज नंबर 1, ठीक है बाबर पे तनकीद कर देता हूँ, बात तो होगी फिर नहीं। मेरा ख्याल में असल में उनको शायद इस चीज़ की सेंस नहीं है कि वो चूंकि खुद फास्ट बॉलर रहे हैं, फास्ट बॉलर तो नहीं कहना चाहिए, मीडियम पेसर रहे हैं, तो वो उनको बॉलर्स पे तनकीद करना चाहिए, बैट्समैन को उस तरह से तनकीद नहीं करनी चाहिए। लास्ट मिनट चल रहा है जी, जल्दी से आपकी प्रेडिक्शन लेनी है, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, कौन मैच जीतेगा? देखिए अगर एशिया कप में देखो तो श्रीलंका ने जीता है, मगर मैं दिल से तो पाकिस्तान, लेकिन लग रहा है आपको कि शायद श्रीलंका भी नहीं, पाकिस्तान। दूसरा मैच है इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश, वो पहले ही शुरू हो जाएगा, उसकी प्रेडिक्शन अभी जरूरी है। इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश यार इंग्लैंड बहुत ही बुराई होगी उनकी। अच्छा, इंग्लैंड ठीक है, डिफेंडिंग चैंपियन इनको लग रहा है जी कि इंग्लैंड जीतेगा, और दूसरा मैच ऑब्वियसली पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। दूसरा मैच है वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान का पहला जीत चुके हैं, दूसरा भी इंशाल्लाह जीतेंगे। नाज़रीन आज के लिए इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज। तैयार है